इस कहानी की शुरुआत में हमें दो छोटे गरीब भाई प्रियान और चीना दिखाए जाते हैं जो अपनी माँ और दादी के साथ एक झुग्गी में रहते हैं। इनकी माँ अपने किसी जानने वाले से बात कर रही होती है कि बच्चों के बाप को जेल से छुड़ाने के लिए वकील 30,000 रुपए मांग रहा है, मगर उनके पर्स में सिर्फ 100 रुपए बचे होते हैं। वो किसी तरह लिफ्ट मांग कर उसे मिलने जाने का फैसला करती है, लेकिन उनकी सास यानी बच्चों की दादी अपने बेटे से नाराज होती है। वो उसके साथ जेल जाने से साफ साफ इनकार कर देती है। वहीं दूसरी तरफ बड़ा भाई प्रियान अपने छोटे भाई चीना के साथ खेलने के लिए खुले मैदान में निकल जाता है, लेकिन बाकी आम बच्चों की तरह उनका ध्यान खेलने में नहीं बल्कि किसी और चीज पर लगा होता है। प्रियान अपनी जेब से चावल की एक मुट्ठी निकालता है और उसे एक ऊंची जगह पर रखकर पेड़ पर चढ़ने लगता है। दरअसल उस पेड़ पर कौवे का घोंसला होता है जिसमें 3 अंडे रखे हुए होते हैं। जैसे ही कौवों का जोड़ा उन चावलों को खाने के लिए नीचे उतरता है, प्रियान वहां से 3 अंडों में से 2 अंडे उठा लेता है और वो एक अंडा कौवे के लिए वहीं छोड़ देता है। दोनों भाई खुशी खुशी उन अंडों को कच्चा पी जाते हैं, जैसे उन्हें इससे अच्छी चीज कभी खाने को मिली ही ना हो। कुछ ही देर बाद उनकी माँ एक पड़ोसी के ऑटो रिक्शा में बैठकर दोनों बच्चों को लेने के लिए वहां पर पहुंच जाती है। वो सब अपने बाप से मिलने के लिए जेल जा रहे होते हैं, मगर बच्चों को रूल्स के मुताबिक जेल के बाहर ही रुकना पड़ता है। बाप अंदर से घर का हाल चाल पूछता है तो उसकी बीवी झूठ बोल देती है कि दादी भी आना चाहती थी पर मैं ही नहीं लाई। फिर जब बाप को बाहर खिड़की से बच्चों की आवाज आती है तो वो जोर से चिल्लाकर उनका हाल पूछने लगता है। प्रियान और चीना बाहर से आवाज देकर अपने फादर को जवाब देते हैं। इनके बाप को ये जानकर बहुत दुख होता है कि उसके जेल जाने की वजह से घर का खर्चा आसानी से नहीं चल पा रहा और इन्हीं पैसों की कमी की वजह से उसके दोनों मासूम बच्चों का स्कूल जाना भी पूरी तरह से छूट चुका है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों भाई रेलवे ट्रैक पर घूमकर वहां से कोयले चुनते हैं ताकि कुछ पैसे कमा सकें। जब इनके पास बेचने के लायक कोयला जमा हो जाता है तो दोनों उसे लेकर सीधा बाजार की तरफ चल देते हैं। वहाँ इन्हें 1 किलो कोयले के बदले में सिर्फ 3 रुपए मिलते हैं, जिससे इनके घर का थोड़ा बहुत खर्चा चलता है। पास बैठा हुआ एक चौकीदार भी इन बच्चों को रोजाना यहाँ कड़ी मेहनत करते हुए और आते जाते देखता है। रास्ते में इनका सामना अक्सर एक और लड़के के साथ होता है जिसका नाम शिबू है, जो एक अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता है। शिबू के पास ऐसे महंगे खिलौने होते हैं जो प्रियान और चीना ने अपनी छोटी सी जिंदगी में कभी नहीं देखे होते। शिबू और इन दोनों भाइयों की दुनिया एक दूसरे से इतनी अलग होती है कि दोनों ही एक दूसरे को बहुत हैरत से देखते हैं। अब दोनों भाई रास्ते में चलते हुए एक दुकान के बाहर लगी टीवी को रुककर गौर से देखने लगते हैं। घर जाकर दोनों अपनी माँ से जिद करते हैं कि उन्हें भी एक टीवी लाकर दे, पर माँ हंसकर बात टाल देती है। इनकी माँ एक बर्तन बनाने की दुकान में पूरा दिन सख्त मेहनत करती है ताकि घर का कुछ पैसा कमा सके। उसे परेशान देखकर उसकी सहेली कहती कि 30,000 कोई छोटी रकम नहीं है, तुम कहाँ से जमा करोगी। वो उसे मशवरा देती कि जाकर इस इलाके के मिनिस्टर से बात करे, शायद वहाँ से कोई आसान मदद मिल जाए। ये बात सुनकर वो मिनिस्टर से मिलने जाती है, लेकिन उसकी मिनिस्टर से मुलाकात नहीं हो पाती और वो मायूस लौट आती है। अब यहाँ जिस मैदान में बच्चे रोज खेला करते थे और जहाँ उस कौवे का पेड़ था, वहाँ हालात बदल जाते हैं। वो जमीन किसी अमीर आदमी ने एक बड़ा शॉपिंग मॉल और पिज्जा की दुकान बनाने के लिए खरीद ली होती है। अब प्रियान और चीना कभी उस कौवे के अंडे नहीं खा पाएंगे। ये सोचकर दोनों उदास होकर घर लौट आते हैं। घर आकर जब दादी और माँ को ये बात पता चलती है तो दादी कहती कि मंदिर के पास वाले पेड़ पर भी कौवे अंडे देते हैं, मगर इनकी माँ दादी को इस तरह से बच्चों की तरफदारी करने और अंडे खिलाने पर गुस्सा करती है और उसे नाराज होती है। अब कुछ दिनों में इलेक्शन नजदीक आने की वजह से सरकार हर घर में मुफ्त टीवी बांटती है जिससे जनता खुश हो सके। ये देखकर दोनों बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उनकी टीवी देखने की ख्वाहिश आखिरकार पूरी हो जाती है, लेकिन उनके पास केबल कनेक्शन लगवाने के पैसे नहीं होते, इसलिए टीवी की स्क्रीन हमेशा खराब और झिलमिलाती रहती है। फिर भी दोनों भाई उस खराब स्क्रीन को देखकर ही अपनी खुशी पूरी कर लेते हैं और वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता है। एक दिन उस कौवे के पेड़ वाले मैदान में एक बहुत ही बड़ी और चमकदार पिज्जा की दुकान खुलती है जिसका नाम पिज्जा स्पॉट होता है। सारे बच्चे उस दुकान के बाहर इस तरह खुश होते हैं जैसे वो आलीशान दुकान उन्हीं के लिए खोली गई हो, मगर किसी को प्रियान और चीना की क्या परवाह। वो तो बस रास्ते में नंगे पांव घूमने वाले आम गरीब बच्चे होते हैं। वो बच्चे वहाँ आने वाले अमीर लोगों को गोल और मोटी मोटी लजीज रोटियां यानी पिज्जा खाते हुए हैरत से देखते हैं। घर आकर भी उन्हें टीवी के ऐड में वही पिज्जा दिखाया जाता है जिसे देखकर उनके मुंह में पानी आ जाता है। चीना अपनी माँ से कहता है कि मुझे भी ये पिज्जा खाना
खाना है, पर माँ उसे डांट कर फौरन चुप कर देती है। उसकी माँ उसे गुस्से में कहती कि तुम्हारा बाप जेल में सड़ रहा है और तुम्हें यहाँ पिज्जा खाने की पड़ी है। दोनों बच्चे माँ की इस डांट से गुस्सा होकर घर से बाहर निकल जाते हैं और सड़क पर अकेले घूमने लगते हैं। रास्ते में एक मोड़ पर उन्हें एक पिज्जा डिलीवरी वाला लड़का खड़ा हुआ दिखाई देता है जो अपना रास्ता भटक गया होता है। उसे रोड तक जाने का रास्ता मालूम नहीं होता, तो प्रियान उसके पास जाकर एक छोटी सी शर्त रखता है। प्रियान कहता है कि अगर तुम मुझे एक बार पिज्जा का डब्बा खोलकर दिखाओगे तो मैं तुम्हें आसान रास्ता बता दूंगा। कुछ सोचने के बाद डिलीवरी बॉय पिज्जा का डब्बा उनके सामने खोलता है और उसे देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। पिज्जा से आने वाली उस लजीज खुशबू से उनका दिल पूरी तरह ललचा जाता है, पर वो उसे खा नहीं सकते। डिलीवरी बॉय फौरन डब्बे का ढक्कन बंद करता है और रास्ता पूछकर वहां से अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है। अब दोनों भाई किसी भी तरह पिज्जा खाने का तरीका सोचने लगते हैं ताकि वो उसका स्वाद एक बार चख सकें। वो टीवी वाले ऐड का एक कागज लेकर पहले उसी रेलवे ट्रैक वाले चौकीदार के पास जाते हैं। चौकीदार उस कागज को देखकर कहता है कि ये पिज्जा तो 300 रुपए का है, जिसे सुनकर बच्चे बुरी तरह हैरान होते हैं। वो कहता है कि इतने पैसे तो तुम दोनों मिलकर पूरे एक महीने में कोयले बेचकर मुश्किल से कमाते होंगे। मायूस होकर दोनों भाई एक दोस्त के पास जाते हैं जो उन्हें बताता है कि इस कागज पर एक फोन नंबर लिखा हुआ है। वो कहता है कि अगर इस नंबर पर कॉल करोगे तो पिज्जा वाला खुद तुम्हारे घर पर पिज्जा देने आसानी से आ जाएगा। ये सुनकर प्रियान एक पब्लिक फोन बूथ से पिज्जा की दुकान पर कॉल मिलाता है ताकि वो अपनी जिद पूरी कर सके। इनका मकसद होता है कि वो कल वाले डिलीवरी बॉय से कहेगा कि हम एक महीने में थोड़े थोड़े करके पैसे चुका देंगे, मगर फोन के दूसरी तरफ दुकान वाला उनसे उनका प्रॉपर एड्रेस और हाउस नंबर वगैरह पूछने लगता है। लेकिन इन्हें तो बस इतना पता होता है कि इनका घर मंदिर के पास है। ये सुनकर प्रियान घबराकर फोन काट देता है। अब घर आकर दोनों भाई अपनी दादी से घर का एग्जैक्ट एड्रेस पूछने लगते हैं, पर धीमे लहजे में, ताकि इनकी माँ ना सुन ले। दादी को जब पूरी बात पता चलती है तो वो अपनी थैली से 20-30 रुपए निकालकर उन्हें चुपचाप दे देती है। वो उन्हें बाजार से कुछ सामान लाने को कहती है और वादा करती है कि आज वो खुद उनके लिए पिज्जा बनाएगी। चीना भागकर दुकान से टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च जैसा सामान खरीद कर अपनी दादी के पास ले आता है। दादी चूल्हे के सामने बैठकर पिज्जा की उस तस्वीर को गौर से देखती है और वैसा ही कुछ बनाने की कोशिश करती है। दोनों बच्चे बहुत ही बेसब्री से दादी के उस देसी पिज्जा के पकने और उसे खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन जब पिज्जा पक जाता है और वो उसका पहला निवाला अपने मुंह में लेते हैं तो उन्हें असलियत पता चलती है। वो समझ जाते हैं कि ये तो डोसा है, पिज्जा नहीं, और चिढ़कर कहते हैं कि पिज्जा ऐसा थोड़ी ना होता है। दादी की इस कोशिश को रिजेक्ट करके दोनों भाई गुस्से में अपने पांव पटकते हुए घर से बाहर निकल जाते हैं। अब बच्चे जब वापस उसी चौकीदार के पास पहुंचते हैं तो वो समझ जाता है कि ये बच्चे पिज्जा खाए बिना नहीं मानेंगे। वो उन्हें गोदाम में ले जाता है जहाँ पुराने कोयले का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ होता है। चौकीदार कहता है कि अगर तुम दोनों इसे बेच दो तो तुम जल्दी पिज्जा के 300 रुपए जमा कर लोगे। ये सुनकर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो खुशी खुशी अपने इस नए काम में लग जाते हैं। दोनों भाई दिन रात मेहनत करके कोयला बेचते हैं और आखिरकार अपने 300 रुपए पूरी तरह जमा कर ही लेते हैं। जब वो खुशी खुशी पिज्जा की दुकान पर पहुंचते हैं तो वहां का सिक्योरिटी गार्ड उन्हें बाहर ही रोक लेता है। दोनों भाई अपना मुंह लटकाकर वापस आते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें आखिर अंदर क्यों नहीं जाने दिया। उनके पास तो पूरे 300 रुपए थे। जब वो चौकीदार से ये बात पूछते हैं तो वो उन्हें असलियत बताता है। चौकीदार कहता है कि तुमने पुराने और मैले कपड़े पहने हैं और तुम्हारे पाँव में जूते भी नहीं हैं, इसलिए अमीर लोगों की उस दुकान में तुम जैसे गरीब बच्चों को अंदर जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं मिलती। रात में सोते हुए दोनों भाई अपनी माँ और दादी की बातें चुप चुप कर बिस्तर पर लेटकर सुन रहे होते हैं। इनकी माँ कहती है कि वकील ने आज तक इतने पैसे ले लिए हैं, पर उनके हस्बैंड के वापस लौटने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। अब एक दिन शिबू यानी वो अमीर लड़का इन दोनों भाइयों के लिए अपने टिफिन में से पिज्जा का एक टुकड़ा निकाल कर लाता है। लेकिन प्रियान का सेल्फ रिस्पेक्ट जाग जाता है। वो ना खुद पिज्जा खाता है और ना ही अपने छोटे भाई चीना को खाने देता है। प्रियान जिद में आकर कहता है कि मैं खुद अपनी मेहनत के पैसों से नए और अच्छे कपड़े खरीदूंगा और फिर वही कपड़े पहनकर शान से उस दुकान में जाऊंगा और अपने पैसों से असली पिज्जा खरीदूंगा। अब दोनों भाइयों की नजर और दिमाग सिर्फ मजीद पैसे कमाने पर लग जाते हैं ताकि वो नए कपड़े खरीद सकें। उन्हें लगता है कि इस तरह छोटे मोटे काम करके वो जल्दी अपने कपड़ों के लिए पैसे जमा कर लेंगे। वो रास्ते पर खड़े लोगों को देखते हैं कि शायद किसी को कोई मदद चाहिए हो तो बदले में उन्हें पैसे मिल जाएं। मगर जब एक बच्चा उनकी पुरानी खिलौना गाड़ी में बैठता है तो वो गाड़ी टूट जाती है और दोनों भाई डरकर भाग जाते हैं।
अब वो इधर उधर से जल्दी पैसे कमाने की अलग अलग तरकीब यानी नए आइडिया सोचने और लगाने लगते हैं। एक बार तो गुजरती हुई ट्रेन के दरवाजे पर खड़े लोगों के हाथ से मोबाइल फोन छीनने का ख्याल भी उनके दिमाग में आता है, जैसे कि इस झुग्गी झोपड़ी के बाकी बुरे बच्चे करते थे। पर इन दोनों भाइयों में कुछ अलग ही बात होती है। इनके अंदर की सच्ची आवाज और इनकी मासूमियत उन्हें आज कोई भी गलत काम करने से पूरी तरह रोक लेती है। फिर अचानक एक दिन प्रियान के दिमाग में आइडिया आता है और वो आइडिया अपने छोटे भाई से शेयर करता है। वो कहता है कि शिबू का कुत्ता 25,000 रुपए का है, तो क्यों ना हम भी एक सड़क से कुत्ता पकड़कर उसे बेचते हैं। फिर क्या था, दोनों सड़क के एक आम कुत्ते को उठाकर ट्रैफिक में अमीर लोगों को बेचने की कोशिश करने लगते हैं, मगर लोग उनका मजाक उड़ाते हैं और डांट कर वहाँ से भगा देते हैं, क्योंकि वो आम कुत्ता बेचने लायक नहीं होता। इन बच्चों को ये तक मालूम नहीं होता कि आखिर 25,000 रुपए की रकम असल में कितनी बड़ी होती है। अब जब किसी भी तरह का कोई शॉर्टकट काम नहीं आता तो दोनों तय करते हैं कि अब वो सिर्फ सच्ची मेहनत करके ही पैसे कमाएंगे। पेरियान लोगों के घरों तक पीने का पानी मटकियां पहुंचाने का भारी काम पूरी लगन से शुरू कर देता है और छोटा भाई चीना अपनी उंगलियों पर गिनता है कि उन्होंने कितने मटके पहुंचाए और कितने पैसे बने हैं। कभी वो दीवारों पर लगे पुराने पोस्टर निकालने का काम करते तो कभी सड़क पर लोगों को कागज बांटते। इस कड़ी मेहनत के बाद उनके पास कुल 120 रुपए जमा हो जाते हैं, जिससे उन्हें थोड़ी खुशी मिलती है। वो सोचते हैं कि 80 रुपए और मिलने पर पूरे 200 रुपए हो जाएंगे, जिससे वो सिटी सेंटर जाकर नए कपड़े खरीदेंगे। इन बच्चों का मन इतना भोला और उनकी लगन इतनी सच्ची होती है कि ये दिन रात बस यही सोचते रहते हैं। आखिरकार एक दिन वो अपने जमा किए हुए पैसे गिनते हैं और उनके 200 रुपए पूरे हो जाते हैं। दोनों भाई 20 रुपए बस का किराया देकर बड़े शान से सिटी सेंटर की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि नए कपड़े खरीद सकें। पर जैसे ही वो उस बड़े मॉल के सामने पहुंचते हैं, इतनी बड़ी और चमकदार बिल्डिंग देखकर इनकी हिम्मत जवाब दे जाती है। वो घंटों तक मॉल के बाहर बैठे रहते हैं ताकि अंदर जाने का हौसला जमा कर सकें, पर उन्हें अंदर जाने से डर लगता है। तभी एक अमीर आदमी अपने 2 बच्चों के साथ ढेर सारी शॉपिंग करके उस मॉल से बाहर निकलता है। उस आदमी के बच्चे पानी पूरी खाने की जिद कर रहे होते हैं, जिसे वो आदमी उन्हें सख्ती से मना कर देता है। वो कहता है कि ये भी कोई खाने की चीज है, मैंने कल जो फ्रूट लाए थे वही घर जाकर आसानी से खाना। तभी उस आदमी को याद आता है कि उसका मोबाइल फोन तो मॉल के काउंटर पर ही छूट गया है और वो फौरन उसे लेने भागता है। इतनी देर से ये सब तमाशा देखकर प्रियान हिम्मत करके उन अमीर बच्चों के पास जाता है। प्रियान उनसे कहता है कि मैं तुम्हें पानी पूरी खाने के पैसे दे सकता हूँ, पर बदले में तुम्हें ये नए कपड़े मुझे बेचने होंगे। उन अमीर बच्चों को पानी पूरी की ऐसी तलब लगी होती है कि वो फौरन इस डील पर खुशी खुशी मान जाते हैं। वो अपने नए कपड़ों का बैग इन दोनों भाइयों को देकर पानी पूरी खाने में पूरी तरह मगन हो जाते हैं और इस तरह प्रियान और चीना अपनी समझदारी से आखिरकार नए कपड़े हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। अब अगले दिन दोनों भाई उन नए कपड़ों को पहनकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बस्ती में घूमते हैं। बस्ती के सारे बच्चे उनके इस नए हुलिये को देखकर उन्हें घेर लेते हैं और पूरी तरह हैरान होते हैं। दोनों भाई सीना जोड़ा करके कहते हैं कि आज तो हम पिज्जा खाने जाएंगे और आज उन्हें कोई नहीं रोक सकता। बाकी बच्चे उनकी इस बड़ी कामयाबी की अपने मोबाइल में वीडियो बनाने लगते हैं ताकि सबको दिखा सकें। मगर जब वो दोनों उस पिज्जा की दुकान पर पहुंचते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड आज भी उन्हें अंदर जाने से रोक लेता है। शोर शराबा और बहस होने पर वहां का अमीर मैनेजर बाहर निकल कर आता है और बहुत गुस्सा करता है। मैनेजर बिना कुछ सोचे समझे प्रियान की गाल पर एक जोरदार तमाचा मार देता है। इस थप्पड़ की गूंज प्रियान के दिल और दिमाग तक पहुंचती है और वो बेइज्जती से सुन पड़ जाता है। प्रियान चुपचाप खड़ा रहता है। वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं है, पर इस जिल्लत ने उसे तोड़कर रख दिया होता है। बड़े भाई को इस तरह थप्पड़ खाते देख 5 साल का चीना घबरा जाता है और उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। प्रियान रोते हुए और अपनी बेइज्जती का बोझ उठाए वहां से वापस अपने घर की तरफ चुपचाप निकल जाता है। जब वो दोनों भाई रोते हुए घर पहुंचते हैं तो वहां एक और बुरी खबर उनका इंतजार कर रही होती है। उन्हें पता चलता है कि उनकी दादी जो उनसे बहुत प्यार करती थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सच में कितनी अजीब बात होती है कि जिन पैसों से इन बच्चों ने पिज्जा खाने का सपना देखा था वो पैसे आज दादी के फ्यूनरल और कफन दफन पर पूरी तरह खर्च हो जाते हैं। दादी ने अपनी जिंदगी में जरूर कुछ अच्छे काम किए होंगे जिसका उन्हें ऐसा सिला मिला, इसीलिए तो उनकी आखिरी विदाई उनके पोतों की सच्ची मेहनत के पैसों से पूरी इज्जत से हुई। सारा काम खत्म होने के बाद अब उस छोटे से कमरे के घर में 4 से घटकर सिर्फ 3 लोग बचे होते हैं। दादी भले ही बूढ़ी और कमजोर थी, पर एक बुजुर्ग का साया और बरकत इस घर पर हमेशा बनी रहती थी। अगले दिन जुग्गी के दूसरे बच्चे उस थप्पड़ वाली वीडियो को देखकर इन दोनों भाइयों का मजाक उड़ाते हैं। इतने में वहीं रहने वाले रमेश और बाबू नाम के 2 आम आदमी वो वीडियो अपने फोन पर देख लेते हैं। उन दोनों के हाथ में तो जैसे लॉटरी या सोने की खदान लग जाती है और वो उसका फायदा उठाने का सोचते हैं। वो दोनों फौरन
उस पिज्जा दुकान के मालिक के पास पहुंच जाते हैं और उसे वो रिकॉर्ड की हुई वीडियो दिखाते हैं। रमेश मालिक से कहता है कि तुम्हारे इस बदतमीज मैनेजर की वजह से तुम्हारी दुकान की बहुत बदनामी हो सकती है। अगर हमने ये थप्पड़ वाली वीडियो सीधा न्यूज चैनल वालों को बेच दी तो तुम्हारा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि हम कुछ पैसे ले देकर इस बात को यहीं पर दबा दें और मामला निपटा लें। मालिक ये सुनकर उन्हें बाद में आने को कहता है और फौरन अपनी मैनेजमेंट और वकीलों की मीटिंग बुलाता है। इनमें से एक वकील कहता है कि मैनेजर ने उस मासूम बच्चे पर सबके सामने हाथ उठाया, वो भी हमारे पिज्जा शॉप के बिल्कुल सामने। ये सीधा ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है। हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे अगर किसी न्यूज चैनल वाले को इस बात की भनक तक लग गई। वकील मशवरा देता है कि ये लोग छोटे मोटे गुंडे हैं, इन्हें थोड़ा पैसा देकर बात यहीं रफा दफा कर दो, क्योंकि जितने बड़े और ताकतवर लोगों को उसका पता चलेगा उतनी बड़ी रकम इस बात को दबाने के लिए देनी पड़ेगी। अब रमेश को पिज्जा मालिक के वकील का डायरेक्ट फोन आता है ताकि वो इस डील को पूरा कर सके। रमेश ने अपने दिल में सोचा था कि अगर 3 से 5 हजार रुपए भी मिल जाएं तो वो वीडियो उन्हें खुशी खुशी दे देगा, मगर जब फोन की दूसरी तरफ से उसे पूरे 1 लाख रुपए देने की बात कही जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। थोड़ी देर के लिए तो उसे समझ ही नहीं आता कि क्या उसने वाकई 1 लाख रुपए सुना भी है या नहीं, लेकिन वो सामने खड़े अपने दोस्त बाबू से झूठ बोल देता है कि दुकान वालों से बात सिर्फ 6,000 में तय हुई है। रमेश चुपचाप दुकान के मालिक से वो 1 लाख रुपए कैश लेने उसके ऑफिस में पहुंचता है और जैसे ही वो वीडियो मालिक को देता है सामने चल रहे टीवी पर वही खबर ब्रेकिंग न्यूज बनकर आ रही होती है। ये देखकर मालिक और रमेश दोनों के होश बुरी तरह उड़ जाते हैं और वो घबरा जाते हैं। रमेश जब गुस्से में बाबू को फोन लगाता है तो दूसरी तरफ से बाबू सच उगल देता है। बाबू बोलता है कि तूने तो 6,000 में बात तय की थी, जबकि मैंने ये वीडियो न्यूज चैनल वालों को पूरे 7,000 रुपए में बेच दी है। वो कहता है कि आज की दारू पार्टी मेरी तरफ से होगी। ये सुनकर रमेश को अपना बहुत बड़ा नुकसान समझ आता है। मालिक के गुंडे रमेश से पैसे तो वापस छीन लेते हैं, साथ ही उसे वहाँ बहुत बुरी तरह पीटते हैं। ये बात इतनी ज्यादा फैल जाती है कि पिज्जा की मैनेजमेंट के सर पर हाथ पड़ जाता है और वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। ये थप्पड़ वाली खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल रही होती है और हर कोई इस पर बात कर रहा होता है। न्यूज में बताया जाता है कि 2 जुग्गी के मासूम बच्चे अपने पैसों से पिज्जा खरीदने गए थे, लेकिन उन्हें मैनेजर ने थप्पड़ मारकर बेइज्जती के साथ वहां से भगा दिया। आखिर अमीर लोग ऐसा क्यों करते हैं? इस पिज्जा शॉप की ऐसी कई और दुकानें पूरे शहर भर में फैली हुई होती हैं, जिन पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। तभी वहाँ वो डिलीवरी बॉय आता है जिन्होंने उन बच्चों को पहली बार देखा था और वो उन्हें पहचान लेता है। वो डिलीवरी बॉय मालिक को बताता है कि मैं इन दोनों बच्चों को जानता हूँ और उनकी जुग्गी में गया हूँ। मालिक फौरन उस डिलीवरी बॉय और उस बदतमीज मैनेजर को उन बच्चों को वापस लाने के लिए बस्ती में भेजता है। यहाँ तक कि अब इस इलाके के मिनिस्टर के कानों में भी ये बड़ी खबर पूरी तरह पहुंच चुकी होती है। मिनिस्टर को समझ आता है कि आने वाले इलेक्शन में वोट लेने के लिए झोपड़ी के लोग अब उसकी बात जरूर सुनेंगे। पिज्जा शॉप का मालिक उस मिनिस्टर को फोन मिलाता है ताकि अपनी दुकान को जनता के इस गुस्से से बचा सके। एक तरफ मिनिस्टर मालिक से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम मेरे लिए पैसों का इंतजाम कर दो। वहीं दूसरी तरफ मिनिस्टर झोपड़ी वालों से झूठ कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और उन्हें प्रोटेस्ट करने के लिए भड़काता है। इधर आधी दुनिया को ये ब्रेकिंग न्यूज पता चल चुकी होती है कि पिज्जा दुकान वालों ने इतना बड़ा जुल्म किया है, लेकिन प्रियान चीना या उसकी माँ को हंगामे के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता और वो उस बात से अनजान होते हैं। घर पर टीवी खोलते ही जैसे ही दोनों बच्चे खुद को रोते हुए टीवी पर देखते हैं तो वो पूरी तरह डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने पिज्जा दुकान पर जाकर कोई बहुत बड़ी गलती या जुर्म कर दिया है जिसकी सजा मिलेगी, इसलिए तो पुलिस और टीवी वाले इनको इस तरह ढूंढ रहे हैं। वो डर कर घर से दूर भाग जाते हैं। रमेश और बाबू उनके घर आते और उन बच्चों की माँ को पिज्जा शॉप की उस थप्पड़ वाली असलियत के बारे में बताते हैं। अपने बच्चों को घर में ना पाकर माँ परेशान होकर उन्हें सड़क पर ढूंढने निकल पड़ती है। यहाँ पिज्जा दुकान के मालिक ने खुद पुलिस को भी उन बच्चों को ढूंढकर दुकान तक लाने के लिए भेज दिया होता है। अब मिनिस्टर इनकी माँ को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड और बच्चों के बारे में सब जानता हूँ। वो मिनिस्टर उसे झूठी तसल्ली देता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम फिक्र मत करो, मैं सब अकेला संभालूंगा और मैं तुम्हारे हस्बैंड को भी जेल से छुड़वा दूंगा, बस मेरी एक शर्त तुम्हें माननी होगी। जैसे ही बच्चे घर लौटे उन्हें किसी और के पास जाने के बजाय सीधा मेरे पास यहाँ ले आना। यहाँ सबको सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी और कारोबारी फिक्र पड़ी होती है, किसी को बच्चों के दुख से मतलब नहीं होता। सुबह से शाम होती है पर उन 2 मासूम भाइयों का शहर में कहीं कोई अता पता नहीं लगता। न जाने वो दोनों डर के मारे किस अंधेरे कोने में बैठे हैं। पूरी रात उनकी माँ अकेले अपने घर की चौखट पे बैठी रोती हुई उनका इंतजार करती रहती है। अगली सुबह पुलिस आती है और उनकी माँ को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर बच्चों को ढूंढने निकल पड़ती है। बच्चे रास्ते में पुलिस को देखकर भागने वाले होते हैं कि तभी उन्हें अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है और वो
रुक जाते हैं। माँ रोते हुए भागकर अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है और उन्हें तसल्ली देती है कि सब कुछ ठीक है। माँ को ये जानकर बहुत गहरा दुख होता है कि उसके मासूम बच्चे को पूरी दुनिया के सामने थप्पड़ खाते हुए दिखाया जा रहा है। पुलिस सबको सेफली गाड़ी में बिठाकर वापस उस पिज्जा की दुकान पर लेकर पहुंचती है जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। वहां दुकान के बाहर पूरी मीडिया, कैमरामैन और जनता का एक बहुत बड़ा हुजूम खड़ा होता है। दुकान का अमीर मालिक खुद चलकर उन्हें इज्जत के साथ दुकान के अंदर अपने साथ लेकर जाता है और मीडिया के सामने बोलता है कि उस बदतमीज मैनेजर को उसकी हरकत की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया है क्योंकि उसने इन मासूम और गरीब बच्चों को बेइज्जत किया जो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो मालिक सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है पर ये सब लोगों को दिखाने के लिए एक दिखावा है। ये सब साफ होता है कि मालिक सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान की बदनामी और बिजनेस को बचाने के लिए सारा नाटक कर रहा है। अब यहाँ वीआईपी टेबल पर जब इन दोनों बच्चों के सामने पिज्जा लाया जाता है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। इनकी माँ और बाकी गरीब बच्चे उन्हें बाहर शीशे के उस पार से देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही दोनों भाई पिज्जा का पहला निवाला अपने मुंह में लेते हैं उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। उन्हें इतने महंगे पिज्जा का स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो इस बात पर हैरान होते हैं। दोनों भाई हंसते हुए बोलते हैं कि इस बेस्वाद पिज्जा से अच्छा तो हमारी दादी का बनाया हुआ डोसे वाला पिज्जा था। वो उस पिज्जा को वैसा ही टेबल पर छोड़ देते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए दुकान से बाहर आ जाते हैं और इसी मासूमियत और सच्ची खुशी के साथ ये बेहतरीन कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अक्सर बड़े होने की रेस में हम लोग अपना खूबसूरत बचपन और मासूमियत पूरी तरह गवा देते हैं। ना हम दिल खोलकर हंसते हैं, ना आसमान से ऊंचे सपने देखते हैं और ना ही किसी चीज के पीछे बच्चों की तरह अड़ते हैं क्योंकि बचपन में हमें किसी बात का डर नहीं लगता था पर बड़े होते होते हम इस दुनिया से डरना सीख लेते हैं। हमें हमेशा ये डर लगता है कि अगर हम जिंदगी में हार गए तो ये दुनिया और लोग आखिर क्या कहेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना।